हेलो हेलो फ्यूचर सीएस, दिस इज सीए एक्सपर्ट सिंघल और आज आपके लिए मैं लाया हूं आरटीपी ऑफ सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स में 26 अटेम्प्ट। ठीक है, इसके लिए अगर आपको एक पूरा सॉल्विंग देखनी है, 100% सॉल्विंग देखनी है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, तो उसके लिए 1 आवर की वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आप वो देख लीजिए। लेकिन अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और सिर्फ वही पॉइंट्स देखने हैं जो कि न्यू है या फिर कोई ट्रिकी है, तो अगर यही पॉइंट्स कवर करने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए और इस वीडियो को देख के जल्दी से जल्दी अपने सारे पॉइंट्स निपटाओ। बाकी क्वेश्चंस का क्या है ना, वो एकदम रिपीटेड है या बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए उनको मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ न्यू और ट्रिकी पॉइंट्स कवर होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी में यहाँ पे आएंगे, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अपना पहला एमसीक्यू जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है मिस्टर नायलॉन का। ये बहुत ईजी है, आंसर इसका नॉन रेजिडेंट है। ये आपको इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इस पैरा में मिल जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा इजीली, बहुत मतलब वैसे छोड़ दो, मत ही करो सॉल्व, इतना इजी है। ठीक है, सेकंड वाले में एक ट्रिकी पॉइंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी सिंपल होता है, बट एक इन्होंने नया ट्रिकी पॉइंट डाला है, उसके लिए मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, टोटल इनकम पूछा है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पूछी है। तो हम ये पूरी सॉल्विंग एक बार समझते हैं। अब देखो, इधर इस पैरा को हम रीड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखता है कि मिस्टर नायलॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज करता है जहां पे वो रह रहा है, पीजी में वो रह रहा है, वहीं पे ही वो रेंडर करता है टेक्निकल सर्विसेज। और वो जो परफॉर्मेंस करता है वर्क की, वो सिर्फ और सिर्फ पीक्यूआर और एलएलपी की होती है वहां से, है ना। आगे का आप अभी स्किप कर सकते हो। क्या मतलब है इसका कि सिर्फ पीक्यू और एलएलपी के लिए होती है, मतलब कि जो पीई है, क्योंकि वो पेइंग गेस्ट में रह रहा है, वहां से अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो ये पीई जो है वो पीक्यूआर के लिए, वर्क के लिए बस। अब देखो यहाँ पे आप आओगे आगे, तो इसकी अर्निंग्स की डिटेल दे रखी है ये इतनी। अब यहाँ पे आप पहले और दूसरा पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा टेक्निकल सर्विसेज से इसकी फीस आ रही है, लेकिन वो दो क्लाइंट से आ रही है, एक है एक्सवाईजेड लिमिटेड और एक है पीक्यूआर एलएलपी। अब ऊपर पीक्यूआर का वर्ड था, यानी कि उसके लिए तो पीई है, XYZ के लिए पीई नहीं है, उसके लिए पीई नहीं है। ठीक है, ये करेक्शन भी डाला था पहले यहाँ पे आईसीआई ने, पीक्यूआर एलएलपी वाला पॉइंट नहीं लिखा था, तो ये लग रहा था पीई ओवरऑल सबके लिए है, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट बाद में रिवाइज करके ऐड किया आरटीपी में, जिससे पता चलता है सिर्फ पीक्यूआर के लिए पीई है और दूसरे क्लाइंट के लिए पीई नहीं है। तो क्योंकि उसके लिए पीई नहीं है और ये अग्रीमेंट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इस पे 115A लग जाएगा, जिसमें 20% टैक्स लगेगा विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, पीक्यू और एलएलपी के लिए पी है, तो यानी कि इस पे 44 डीए लगेगा। ओके, अब इस पे 44 डीए लगेगा तो इसके लिए स्लैब रेट पे टैक्सेबल होएगा। और तो और इसका एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं। अब देखो नीचे दे रखा है एक्सपेंस 1 से रिलेटेड है, इग्नोर करेंगे। एक्सपेंस 2 से रिलेटेड है, 4 लाख रुपए, ये हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे इसके साथ ही। ठीक है, इसको हम पहले आगे लिख लेते हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज XYZ से 20% 25 लाख लगेगी, मिलेगी, टैक्सेबल होगी। और पीक्यूआर से 44 डीए में स्लैब रेट पे 10 लाख टैक्सेबल होगा, क्योंकि 14 लाख में से 4 लाख का हमें एक्सपेंस क्लेम मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेंटल इनकम आई है हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि कंट्री एक्स में ही है और उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा है। तो जब उसका रेंट, देखो ये एनआर है, ये आप यहाँ पे देखोगे आंसर में जो आया था ये एनआर आया था, क्योंकि ये एनआर है तो इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल है। और ये हाउस प्रॉपर्टी कंट्री एक्स में है तो ये इंडिया में है नहीं, तो ये इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा, ना ही इसके एक्सपेंस का यानी इंटरेस्ट का कोई आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, तो ये इग्नोर करके चलेंगे। इस बार इंडियन कंपनी से डिविडेंड आया है, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। म्यूचुअल फंड्स जो कि 1023 डी में स्पेसिफाइड है, उससे इनकम आई है। और ये यूनिट्स परचेज करी थी फॉरेन करेंसी में, तो इसलिए ये भी 115A में लगेगा इसके इनकम पे, और उस पर 20% टैक्स ही लगेगा। इस पे भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो इंडियन कंपनी से आए हैं, जिसको सब्सक्राइब किया था इन्होंने फॉरेन करेंसी में ही, तो ये भी 115A की कंडीशन फुलफिल करता है और ये भी 20% पे टैक्सेबल होगा इंडिया में ही। तो इन तीनों का टोटल बनता है 10.25 लाख। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 10.25 लाख अपनी इनकम आ गई, ये 20% पे टैक्सेबल होगी। और इसकी टोटल इनकम बनी 45.25 लाख। ये हमारा यहाँ पे, इसमें नया पॉइंट सिर्फ एक वही था कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक ही एसएससी के लिए भी विद पी और विदाउट पी भी हो सकता है, ये न्यू पॉइंट है। बाकी टैक्स लाइबिलिटी भी इजी कैलकुलेशन है, आपके यहाँ पे 25 लाख का 5% कर दिया, इसका 5% कर दिया। और ये जो 10 लाख है इस पे स्लैब के हिसाब से, ये न्यू स्कीम के हिसाब से, न्यू रिजीम के हिसाब से जो इस साल के स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 40 लाख आता है। तो ये हमने ऐड कर दिया, उस पर 4% सिंपल सरचार्ज ऐड कर दिया, अपना टैक्स लाइबिलिटी भी आ गई है, ये भी इजी है। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट यहाँ भी है, ये क्या कहता है, अब ये भी ट्रिकी इसी वजह से क्योंकि एक ही एसएससी के लिए एक पीई होगी और एक नॉन पीई ही है, इसलिए ही ये पॉइंट भी ट्रिकी है, वरना ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या पूछता है, टीडीएस बताओ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कितना लगेगा, अगर डीटीडब्ल्यूए 25% स्पेसिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
एक्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा, XYZ का भी हमने देखा क्योंकि पी नहीं था तो 20% टैक्सेबल होगा, लेकिन जब टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो हमें 4% सेस भी कंसिडर करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे 20.8% इसका टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर पीक्यूआर के लिए देखें तो इसका तो रेट इन फोर्स लगेगा क्योंकि ये तो स्लैब पे टैक्सेबल है। अब जब एनआर का हमें स्लैब पता नहीं होता तो फिर हम 30% कंसिडर करते हैं और 30% में 4% सेस ऐड करेंगे, तो हमारा 31.2% आएगा। ओके, डीटीडब्ल्यू में हम सेस को ऐड नहीं करते अलग से, डीटीडब्ल्यू में 25 ही देखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है डीटीडब्ल्यू और एक्ट व्हिचएवर इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कौन सा है, XYZ के केस में जब पी नहीं है तो फिर हमारा 20.8% बेनिफिशियल रेट है, और 25 लाख की अपनी जो फीस है उस पे इतने परसेंट लगाएंगे तो 5.2 लाख अपना टीडीएस डिडक्ट होगा XYZ से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 625 गलत है, तो फोर्थ वाला एमसीक्यू तो गलती होना है। अब हमें इन तीनों का देखना है, यानी कि पीक्यूआर के लिए चेक करना है। पीक्यूआर के लिए देखेंगे तो इसमें भी हमारा बेनिफिशियल 25% आएगा, 14 लाख, यहाँ पे 10 लाख नहीं, टैक्सेबल नहीं देखेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टीडीएस कटता है, एक्सपेंस से कोई मतलब थोड़ी ना है। तो 14 लाख का 25% यानी कि 3.5 लाख का अपना टीडीएस कटेगा और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला फिफ्थ वाला एमसीक्यू भी एकदम इजी है। इसमें सिंपल यही है कि सीआईडी अपील से नेक्स्ट अपील किसको करेंगे, व्हाइट हैट को करेंगे, बस खत्म, ये क्वेश्चन इतना ही है। सिक्स्थ वाले एमसीक्यू को देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है, ये बस हल्का सा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है किसी किसी को, इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया, वरना ये कोई नया पॉइंट नहीं है। ये भी टीडीएस रेंट पे कितना, अच्छा रेंट वाला चलो आपको पैराग्राफ पढ़वा देता हूं पहले। यहीं पे ही लिखा था ये जो पीजी है जहां से सर्विस दे रहा है उसके लिए ये रेंट पे करता है 85,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, है ना, किसको, अमित को जो सैलरीड है, और ये इंडियन ही है, अमित तो रेजिडेंट ही है, इंडियन ही है, ऐसा मतलब क्योंकि कुछ बताया नहीं कि वो कहीं बाहर का है कैसे, तो हम इंडियन ही मानेंगे और रेजिडेंट ही मानेंगे। तो 85,000 हम पे कर रहे हैं। ओके, पे कर रहा है एनआर किसको, रेजिडेंट को। अब यहाँ पे क्या है, रेंट तो पे कर रहा है, इस पे पेमेंट पे, हर पेमेंट पे हमें टीडीएस एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है। अब टीडीएस एप्लीकेबल कब होगा, रेंट पे हमें, हमारे पास तीन सेक्शन आते हैं, एक आता है 194I, एक 194IB, और एक हो सकता है 195, क्योंकि एनआर है तो भाई 195 हो सकता है। क्या करोगे, 195 पे रेट इन फोर्स वगैरह कर दोगे, कुछ बोल दोगे, अरे नहीं, ध्यान रखो 195 तब लगता है जब पेमेंट रेजिडेंट कर रहा हो और नॉन रेजिडेंट को कर रहा हो, ठीक है, मतलब बेसिकली ये मानो जब पेमेंट नॉन रेजिडेंट को हो रही हो, लेकिन यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है तो 195 तो लगने का मतलब नहीं है अभी, ठीक है, और पेमेंट भी रेजिडेंट को दिया, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा एक लगेगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, सबसे पहले हम 194 आई देखते हैं, फिर आईबी पे आते हैं। आई में देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो इंडिविजुअल होना चाहिए, बिल्कुल है, ग्रॉस रिसीट्स उसकी 50 लाख से ऊपर या फिर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप कैसे कैलकुलेट किया ये 50 लाख, ये 50 लाख मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे इसका टर्नओवर कितना है, यहाँ से ग्रॉस रिसीट्स तो सिर्फ इतनी आ रही है ना, बाकी तो ये अदर इनकम थी, ये अदर इनकम है ना, ये आपकी इतना ही टोटल रिसीट्स है, तो कितना आ रहा है, ये 39 लाख आएगा, ये 50 लाख से कम है, तो इसलिए 194 आई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 आई भी हो जाएगा क्या, हाँ सिंपल, उसके लिए तो हमें 50 लाख पर मंथ की रेंट की लिमिट देखनी है, और ये 85,000 दे रहा है, तो ये ऑब्वियसली उससे ज्यादा है, तो 2% आईबी में इसका टैक्स लगेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और 2% हम देखेंगे। यहाँ पे 2 में 4% ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट आर को हो रही है, एनआर को नहीं हो रही, ठीक है, वरना अगर एनआर को हो रही होती तो 2% ऐड 4% से ऐड होता ही है। सेकंड केस स्टडी में आता है तो एमसीक्यू 7 और 8 बहुत इजी सीजी का क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। 9 और 10 देख लेते हैं। 9 भी एक टाइप से कुछ नया पूछने का तरीका है, बस वैसे बहुत सिंपल है। इसमें क्या पूछा है कि कितना टीडीएस टीसीएस क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स क्रेडिट, कितना क्लेम कर सकते हैं, जितना फॉर्म 26 एस में आ रहा होगा, सिंपल, फॉर्म 26 एस में कितना आ रहा होगा, क्या कैसे पता करें, ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस है। ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो पार्टनर है कंसल्टिंग फर्म में, उसने सेल की इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर के सेल पे कोई टीडीएस कटता है, नहीं, कुछ नहीं लगेगा। इसने सेल किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 115 लाख का, ओके, इस पे टीडीएस लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है, लगेगा भी। 194 आईए में 1% टीडीएस लगेगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इसका 1% कितना आएगा, 1.15 लाख, ठीक है, यानी कि 1,15,000। इसके बाद इसने यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको मिला 2.5 लाख रुपए का, और रेम्यूनरेशन मिला 35 लाख रुपए का। भाई फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है उस पर कोई टीडीएस ही नहीं है, कुछ नहीं है, जब ये टैक्सेबल ही नहीं है इसलिए टीडीएस नहीं है। रेम्यूनरेशन क्योंकि टैक्सेबल हो सकता है ना भी हो, तो इस वजह से, लेकिन इस पे अब 194 टी सेक्शन नया आ गया है जिसमें 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है अगर 20,000 इन अ ईयर से ज्यादा की पेमेंट होती है, ये तो बहुत ज्यादा है उससे, तो 35 लाख का 10% यानी कि 3.5 लाख यहाँ पे हमारा डिडक्ट होएगा। ओके, इसके बाद की क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है, इसी बंदे ने परचेज किया फॉरेन टूर पैकेज 28 लाख का, सिंपल 2063 जी में इसका टीडीएस टीसीएस कलेक्ट होएगा, तो टीसीएस कितना होएगा, अप टू 10 लाख
5% पे और 10 लाख से ऊपर 20% पे नई लिमिट चाहिए। पहले ये 7 लाख होता था बट इस साल से ये 10 लाख है, याद रखना, है ना। मैंने इसलिए ही यहाँ पे ये क्वेश्चन को लिया था क्योंकि अमेंडमेंट भी कवर होते चलेंगे और वो थोड़ा सा पूछने का तरीका नहीं आता इसलिए। अब यहाँ पे 5% इसका 10 लाख तक और उसके ऊपर 20, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 4.1 लाख। अब इन ये तीन ही ट्रांजेक्शन है, आप आगे देखोगे आगे ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें आपका टीडीएस टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है, तो इसलिए इन तीनों का सम करेंगे 1.15, 3.5 और 4.1, इन तीनों का सम करेंगे तो 8.75 लाख का हमारा टीडीएस टीसीएस टोटल आएगा। वही हम ऑब्वियसली हम क्लेम कर सकते हैं, तो यही अपना आंसर है। पूछने का तरीका नहीं आता और एक वो 2061 जी वाला अपना रेट चेंज हुए थे, स्लैब चेंज हुआ था इसलिए कवर किया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है प्रोसेसिंग रिटर्न की, जो कि 143 वन हुई है, यानी कि इंटीमेशन से क्या क्या रिलेटेड है, इंटीमेशन में क्या क्या ठीक हो सकता है इंटीमेशन के बाद। ठीक है, क्या हो सकता है, देखो रिकम्प्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि बेस्ड ऑन फिगर्स है अवेलेबल इन रिटर्न्स एंड शेड्यूल। अच्छा, इसके लिए आप एक ऊपर पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लो। यहाँ पे ना इसमें दिया हुआ था कि इसने जब ये सेल करी अपनी प्रॉपर्टी, इसके लिए रिटर्न में सही से पर्टिकुलर्स नहीं भरे थे, सही से शेड्यूल नहीं भरा था, तो ये है कि उसका रिकम्प्यूटेशन हो सकता है क्या इंटीमेशन में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बोला है इसने ना ये भी बताया था कि ये जो टीसीएस है 4.1 लाख का, इसका ही क्लेम लेना भूल गया और शेड्यूल नहीं भरे, इसके लिए कुछ नहीं किया, क्लेम लेना ही भूल गया, तो क्या इसका क्रेडिट टीसीएस का अलाउ कर दिया जाएगा? क्योंकि 26 एएस में तो दिख रहा है बट उसने क्लेम नहीं किया, तो क्या ये अलाउ कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाएगा भाई, नहीं भरा, अगर नहीं क्लेम किया, ना ही उसने अपने डिस्क्लोज किया कि भाई ऐसा कोई आना होगा या कुछ भी है, जब डिस्क्लोज नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो फिर इसका 143(1) की इंटीमेशन में भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है अपना। थर्ड वाला देखते हैं, लेवी ऑफ इंटरेस्ट होएगा 234 एबीसी में, बिल्कुल हो सकता है, ये तो वैसे भी कभी भी इंटरेस्ट तो कभी भी ठोक सकते हैं, तो 1 और 3 सही है, ये वाला गलत है और करेक्ट कहीं पूछा है तो अपना 1 एंड 3 आंसर आ जाएगा। ओके, इसके लिए मैंने ऊपर की कहानियां जो है वो थोड़ा ओरली बोल दी, ऊपर पैराग्राफ में पढ़ाने का टाइम आपका सेव कर दिया है बस। ठीक है, अब यहाँ पे 11th वाला देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है, ये 11th वाला भी न्यू है, आपके मई 26 के लिए ही न्यू केस लॉज आए हैं, उसी से रिलेटेड है ये। उसमें का आपका केस लॉ है, 4 केस लॉ है, 4 में से एक है, ये चारों के चारों केस लॉ भी मैंने कवर करे हुए अपने 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज की पार्ट 1 में। इनिशियल 1 to 4 केस लॉज जो है वो न्यू वाले ही हैं, आपको देखना होगा, देख लीजिए 7 to 8 मिनट्स के अराउंड मैंने ये चारों को चारों केस स्टडी एकदम सही से करा रखी है, और तो और इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाल रखी हैं, शॉर्ट्स में देखोगे उसमें भी आपका अराउंड 5-7 मिनट में कवर हो जाएगा। मैं कहूंगा एक ही वीडियो में देख लो, इजी रहेगा आपको भी। ठीक है, अब देखो केस क्या है, वो वाला केस लॉ मैं पूरा नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, बस ये कि उसका एक कंक्लूजन बता दूंगा। सिर्फ क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे पूछा है कि क्या करेक्ट लीगल पोजीशन है 264 के अकॉर्डिंग पीसी की। हुआ क्या था, अब देखो यहाँ पे गलती हुई ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, टीडीएस टीसीएस की, ये सब गलतियां हुई इससे रिटर्न फाइलिंग में। अब ये जो गलतियां हुई है रिटर्न फाइलिंग में, ये बोनाफाइड है, ये इसने जान के गलतियां नहीं करी है, ये गलती से गलती हुई है, गलती से मिस्टेक वाली है ना। अब इसमें क्या है, इसने जब इंटीमेशन आया इसके पास 143(1) में, तब तक उसके बाद रिवाइज करता, रिवीजन का टाइम खत्म, है ना। ठीक है, रिवाइज नहीं कर सकता, उसके बाद रेक्टिफिकेशन डाल सकता है, वो भी टाइम खत्म, सारा टाइम खत्म हो गया, सब टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद तो 143(1) की इंटीमेशन आई है। अब क्या करे, अब एसएससी ने सोचा 264 में मैं पीसीआईटी के पास अपील डाल देता हूँ रिवीजन के लिए कि यार मेरी रिवाइज करवा दो रिटर्न, तो पीसीआईटी मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, बिल्कुल रिवाइज नहीं कराऊंगा। अब ये सर पकड़ के बैठ जाता है, यार मेरे को रिटर्न रिवाइज करानी है भाई, मेरे को कैसे कराऊं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो आगे आईटेट ने क्या जवाब दिया, आईटेट ने कहा कि भाई वो बोनाफाइड मिस्टेक है, उससे गलती से मिस्टेक हुई है, तो इसलिए आप इसके ऊपर रिलीफ दे सकते हो यार, पीसीआईटी के पास पावर है। और यही यहाँ पे केस हुआ था, या पढ़ोगे न्यू केस लॉ से रिलेटेड ही है, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है, मैंने कवर किया है, और डिटेल में देखना है वो वीडियो देख लो। और तो और ये तो सिर्फ मैंने एक बताया, बाकी 3 भी तो रह रहे हैं ना, और ये भी एक मैंने बहुत ढंग से नहीं बताया यहाँ पे, ताकि आप जाके देख के आओ, थोड़े व्यूज बढ़ाओ मेरे, है ना। और ये वाला आपको आराम से समझ में आ जाएगा उस केस लॉ को सुनने के बाद। ठीक है, अब 13th वाला केस क्वेश्चन जो है पीजीबीपी का, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, बस एक 2 एडजस्टमेंट, ये एटीएम की भी बहुत इजी है, ये वाली एक मुझे न्यू लगी, मैंने पहले कभी नहीं देखी टू बी ऑनेस्ट, है ना। वैसे है ये भी सिंपल ही, बट एटीएम में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए ये दोनों एडजस्टमेंट देख लेते हैं बस। इसमें क्या है, एक रेगुलर सप्लायर है रॉ मटेरियल का, जिससे सेटलमेंट हुई 14 लाख से, बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसने 18 लाख का लास्ट ईयर कुछ सामान खरीदा था, जिसका एक्सपेंस उसने लास्ट ईयर क्लेम कर लिया था,
लेकिन उसकी क्वालिटी खराब थी, तो इसलिए कहा अब मैं 18 लाख की जगह 14 लाख दूंगा, मुझे 14 लाख में आप सेटलमेंट करके दो। तो इसको 4 लाख का काइंड ऑफ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अभी जो 4 लाख का डिस्काउंट मिल गया, क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, सिंपल, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। अभी कहाँ दिया था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था, यानी कि ये ना डेबिट हुआ था ना क्रेडिट हुआ था, इस वजह से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी क्रेडिटेड में होता तो हम इसको इग्नोर करके चलते, ठीक है। इसके बाद है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड 1.5 लाख रुपए का 15 अक्टूबर को, ओके। डिविडेंड से आपको 89 याद आ जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखा जब रीड करोगे कि डिविडेंड एक फॉरेन कंपनी से भी रिसीव हुआ है 3 लाख का। जब 3 लाख का रिसीव हुआ है तो 1.5 लाख का हमें एटीएम में डिडक्शन मिल जाता, लेकिन वो तब जब रिटर्न फाइलिंग की डेट ड्यू डेट से एक महीना पहले, यानी कि 30 ऑफ सितंबर तक ये डिविडेंड पे कर दे। लेकिन ये 15 अक्टूबर को क्या है, तो यहाँ पे एटीएम का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट 25-26 में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, ओके। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, इसमें टीडीएस का देख लेते हैं, टीडीएस टीसीएस का ही है। यहाँ पे आपका क्या है, एफडी कराई एक बैंक के पास, और वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के है, यानी वो होता है ना, जैसे कोई दो जनों का केस चल रहा है, एक प्लॉट के ऊपर केस चल रहा है मान लो, है ना, उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करे हैं, उसके ऊपर रेंट मान लो एक प्लॉट है, उसके ऊपर केस चल रहा है कि ओनरशिप किसकी है, तो अब रेंट आ रहा है उस पर। अब जो रेंट आ रहा है प्लॉट के ऊपर या आरएचपी है जो भी मान लो, अब ये रेंट किसके पास जाएगा, ये दो जने झगड़ रहे हैं कि ये कह रहा है मेरा होगा, ये कह रहा है मेरा होगा, तो ये रेंट किसी के पास नहीं जाएगा इन दोनों में से, ये रेंट जाएगा कोर्ट के पास। अभी जो कोर्ट के पास रेंट जाएगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसकी एफडी करा देता है इस रेंट की। अब जब कोर्ट उस रेंट के अमाउंट की एफडी कराता है, उस पर इंटरेस्ट आता है। अब उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल किसके हाथ में होता है, वो कोर्ट के हाथ में। टैक्सेबल होगा नहीं, कोर्ट को थोड़ी ना मिलना है वो पैसा, एट लास्ट किसको मिलेगा, जब ये दोनों झगड़ रहे हैं तो जिसके पास फाइनल किया, मान लो सेकंड वाले के पास फाइनल किया कि हाँ तुम केस जीत गए, तुम्हें तो ये सारा पैसा मिल जाएगा, तो इसके हाथ में जिस साल में क्लेम मिल जाएगा उस साल सारा टैक्सेबल हो जाता है। तो टीडीएस किस पे काटे, टीडीएस का कोर्ट का टीडीएस काट दे क्या बैंक, नहीं, अरे जब कोर्ट के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है तो इसलिए कोर्ट का टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो वही चीज है, यहाँ पे ये पूछा है इसी केस में कि क्या टीडीएस कटेगा, नहीं, 194 ए में टीडीएस नहीं कटेगा, कोर्ट का तो नहीं कटेगा, ओके। आगे का इसमें पूछा नहीं, आगे का किसका कटेगा, जिस साल क्लेम होगा, वैसे उस साल भी नहीं कटेगा, क्योंकि क्लेम जब मिलेगा तो कोर्ट ही डायरेक्ट देगा, बैंक नहीं दे रहा होगा उस समय पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी, तो टीडीएस इस केस में नहीं लगता। ये क्लैरिफिकेशन आई हुई थी सीबीआईटी सीबीडीटी की तरफ से, है ना। इसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट में पूछता है, सेकंड पार्ट में ना 3-4 ट्रांजेक्शन एक साथ हैं। यहाँ पे देखो, ग्रीन अर्थ रिसोर्सेज है, इसने सेल किया टिम्बर, टिम्बर सेल पे अब रेट चेंज हो गया, 2% हो गया इस साल से, है ना। तो 2% टीसीएस कलेक्ट होएगा, हाँ होएगा। स्क्रैप सेल किया, उस पर 1% टीसीएस कलेक्ट होएगा, बिल्कुल होएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद कोल सेल किया है पावर जेन को, जो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है, काम कर रहा है, और इसी चीज का उसने डिक्लेरेशन भी दे दिया। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में है, तो इस केस में डिक्लेरेशन देने के बाद टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता, तो यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा। इसने लाइसेंस दिया टोल प्लाजा के लिए, ठीक है, उस पर टीसीएस लगता है, 2% टीसीएस लगता है, याद करो। लेकिन ये जो लाइसेंस दिया है, ये दिया है पब्लिक सेक्टर कंपनी को, तो जब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी को देता है तो यहाँ पे इस केस में टीसीएस नहीं लगता, ओके। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये 4 पॉइंट है। अब चारों को देख के ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो कोई सोचता है कि यार चारों में नहीं लगेगा किसी रीजन से, या चारों में लगेगा, कुछ इधर उधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, गलत हो जाता है। तो बस इस चीज को याद रखना, टीडीएस टीसीएस में कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद एक ये 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है हमसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ लाइम आईएनसी का, और इसको जो प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस मिल रही है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होएगा, होएगा तो है, लेकिन वो 194 जे में होएगा या 195 में होएगा, ये पूछा है, ठीक है। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है, तो वही देख लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें क्या देखना है, पोएम इंडिया में है नहीं है, उसके लिए हम एक टेस्ट क्या करते हैं, एबीवाई, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम एसेट्स देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ एसेट की ही वैल्यू दे रखी है, उसी की डिटेल दे रखी है, बाकी कोई हमें एसेट डिटेल दी भी नहीं है ना। यहाँ पे दो चीजों से आपको पता चलेगा कि ये रेजिडेंट है, कैसे, एसेट्स जो ग्लोबल एसेट्स हैं वो 10 करोड़ 510 करोड़ है, और जो इंडिया की एसेट्स हैं वो 256 करोड़ है। तो इसका परसेंटेज निकालोगे, ये आएगा 50.2%, जो कि 50% से ऊपर है। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया तो टेस्ट फेल हो ही गया, तो आउटसाइड इंडिया तो नहीं है। और तो और यहाँ पे आप देखोगे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो है वो इंडिया में करे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका पोएम इंडिया में बन जाता है और ये रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है, अरे रेजिडेंट हो तो सिंपल सिंपल बात है ना, जब रेजिडेंट है तो 195 आएगा ही नहीं, 194 जे आ जाएगा, है ना। बिल्कुल गलत कर रहे हो, यही आईसीआई आपको टेस्ट करता है, आपकी एकदम अटेंशन टू डिटेल टेस्ट करता है। ये देखो कितना ट्रिकी पॉइंट है भाई, कंपनी अगर रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी,
टीडीएस डिडक्शन के लिए, ठीक है। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो आपका नॉन रेजिडेंट के ऊपर 35% टैक्स रेट लगता है और रेजिडेंट के ऊपर एज पर टर्नओवर 25% और 30% टैक्स रेट लगता है। तो ये टैक्स रेट्स डिसाइड करने के लिए ही कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, ना कि टीडीएस प्रोविजंस के लिए। टीडीएस प्रोविजंस तो फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी वाले ही एप्लीकेबल होंगे, यानी कि 194 लगेगा ही नहीं 10% टीडीएस वाला, इस पे 195 लगेगा जो कि रेट इन फोर्स कहता है, ठीक है। ये वहां पे ये बहुत बड़ा ट्रिकी पॉइंट था, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आपके लिए बहुत इजी था, बट मैंने फिर भी उसको समझा दिया आपको। इसके बाद आप देखिए 18th क्वेश्चन में, वैसे बहुत सिंपल है ये आपका रीट वाला बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और ये भी पॉइंट कोई ट्रिकी नहीं है। बस ये कि ये पॉइंट का मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा, एग्जांपल्स पढ़े हैं बट क्वेश्चन नहीं देखा आईसीआई की तरफ से कभी, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। नॉन रेजिडेंट के पास 10% है रीट्स का, है ना। रीट ने इसने ये एक्वायर किया था 15 लाख में। अब ड्यूरिंग द ईयर रीट ने अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड और अदर इनकम टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रीट, इन सब को हटा के, इन सब के अलावा 2 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे हैं यूनिट होल्डर्स को, यानी कि 2 करोड़ तो सबको दिया है, इसके पास 10% है, यानी इसको तो 20 लाख मिलेगा, ओके। 2 करोड़ का 10%। अब इसमें क्या होएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन याद आना चाहिए, सेक्शन 56 टू 12। इसमें आपका क्या होता है, जब भी ये टैक्सेबल इनकम्स के अलावा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस ट्रस्ट, तो उसके इश्यू प्राइस, जो इश्यू प्राइस होगा यूनिट होल्डर का, उसके अबव जो भी पैसा उसको मिलेगा वो उसका आईएफएस में टैक्सेबल हो जाता है, ओके। तो यही चीज है, 20 लाख इसको मिला इस यूनिट होल्डर को, एनआर को, और उसमें से 15 लाख के उसका इश्यू प्राइस था माइनस जाएगा, 5 लाख उसका आईएफएस में टैक्सेबल है, सिंपल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20, लेकिन ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं देखने की जरूरत है, इसमें सिर्फ एक ये भी ये है कि कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ये जो एक्सपेंस है, जैसे रेंट आया, कंट्री एम से रेंट आ रहा है इस बंदे को, ये आपका रेजिडेंट ही है इंडिविजुअल, इसको एम से रेंट आ रहा है, यानी कि एम से रेंट आएगा 11,40,000 का, कैसे 95,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का देखेंगे 11,40,000 हो जाएगा। इसमें एक्सपेंस बताया है 5.25 लाख का एक्सपेंस हो गया। अब होता क्या, मैंने नॉर्मली जो क्वेश्चंस देखे हैं उनमें ये एक्सपेंस जो है वो बोल देता है कि क्लेम नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 11.4 लाख यहाँ पे डबल टैक्स में रखते हैं, यहाँ कंपेयर करके क्या करते हैं, इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया में 11.4 पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 7.98 लाख टैक्सेबल होगा। इसी के ऊपर हम इंडियन टैक्स रेट निकालेंगे, जो कि इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा 21.31%, ओके। अब बेसिक क्या है, यहाँ पे इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो 7.98 पे लगेगा, और नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस देखते हैं उसमें 11.4 पे लग रहा होता है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके 7.98 पे, लोअर टैक्स रेट कौन सा, जो एम का है, कंट्री एम में 20% टैक्स रेट है, ठीक है, 20% टैक्स रेट लगा देते हैं और वो उसको एफटीसी का डिडक्शन देते हैं सेक्शन 90 और 91 में कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है आफ्टर प्रोवाइडिंग डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, तब जाके 20% लगता है, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ऐसी लाइन आ जाए तो एक्सपेंसेस जो दिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी का रेंट आया है तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी किए 5.25 लाख के, तो उनका डिडक्शन देके फिर देखना है 6.15 लाख का टैक्सेबल था एम में, और यहाँ पे इंडिया में लगभग 8 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोअर ही हम डबली टैक्स में रखेंगे, यानी कि 6.15 लाख पे हम 20% कैलकुलेट करके उस हिसाब से अपना फॉरेन टैक्स क्रेडिट देंगे, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन, इतना सा ध्यान रखना है इस चीज में, बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बाकी डीटीडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस की तरह है, बस ध्यान रखो एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम करने बोला है फॉरेन कंट्री में या नहीं बोला है, बस इतना सा ध्यान रखो। और क्वेश्चंस कितने ही ट्रिकी, इतने ज्यादा ट्रिकी डीटीडब्ल्यू का हो भी नहीं सकता, बहुत सिंपल होते हैं। तो बस इतने से पॉइंट्स थे। अब मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी 20-25 मिनट का टाइम हुआ होगा मुझे मुश्किल से रिकॉर्ड करते हुए, तो आपके सारे आईटीपी के पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, मैं ऐसी एमटीपी का भी एनालिसिस ले आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ एमटीपी 1 और 2 का ना एक साथ ही ले आऊंगा, क्योंकि मैं एमटीपी 1 का कर चुका हूं एनालिसिस, बट सिर्फ 2 दिन रह रहे हैं, आज 6 है और 8 को अपना एमटीपी 2 भी आ जाएगा, तो मैं उसके साथ साथ ही 8 को आएगा तो 9 और 10 मैक्स टू मैक्स 10 तक मैं एमटीपी 1 और 2 का भी एनालिसिस ले आऊंगा, और उसमें मैं सारे कवर नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू और ट्रिकी पॉइंट्स ही कवर करूंगा। आप यहाँ पे अगर आपको शक हो रहा हो मेरी बातों पे, तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं ना, उनको ट्राई करके देख लेना, पता चल जाएगा कितना ईजी क्वेश्चन है। और हाँ, अगर वो भी नहीं हो रहे हैं, आपको वो ट्रिकी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इशू आपकी पढ़ाई में है, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिस को एनहेंस करिए, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करिए, क्योंकि लेजिट वो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।